मेरे बेटे को क्यों मारा? क्यों गलती की उसकी? क्या किया तो उसने? बोल मेरे को, उस मासूम ने क्या किया था? ये बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने। क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या गलती? माँ दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ दीदी। देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप। गुस्सा करूंगा फिर मैं। आपको बोला था ना माँ खड़ा रहने को। यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए एकदम चुप। लेकिन भैया कुछ तो हुआ होगा ना, जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं। ये क्या हुआ था बताइए। वो दरअसल दीदी, मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया? कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके, लेकिन मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी। भैया ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश। अरे कौन? बचाओ छोड़ो मुझे, चल सांस मत ले। क्या लेके घूम रहे हो? क्या है? बचाओ मुझे कोई। पहलवान, लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो। यार तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार, तू बचने वाली में से ना। जो पर छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप। प्लीज मुझे जाने दो। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। साले कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूरी हो जाएगी। इस कोख से तू पैदा ही है और ये चिंगारी का हाथ है। चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा। चुप हो जा, मर गया साला। माँ जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे को मैंने ही मारा। माँ जी, आपका बेटा ना एक बेचारी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना, तो वो उसके साथ दुष्कर्म कर चुका होता। 2 लड़के थे वो, एक लड़का तो भाग गया साला, लेकिन आपका बेटा मेरे हत्थे चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे मार मार के जान से मार दिया। और माँ जी, अगर आपकी नज़र में अपराधी हूँ ना, तो आप मुझे
जो भी सजा देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं उस तरफ नहीं करूंगी। लेकिन माँ जी एक बात सोचिएगा जरूर, अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती और मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? अगर वो मंजर आप देख रही होती आप क्या करती बताइए? आप क्या करती माँ जी? चिंगारी, बिल्कुल सही किया तूने, एकदम सही किया। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं उस सुअर का गला घोट देती। तूने बहुत सही किया, तूने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली। बहुत सही किया तूने, बहुत सही किया। माँ जी संभालिए अपने आप। देखिए मैं आपकी गुनहगार तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी घर की इज्जत भी बचाई है, एक लड़की की लाज बचाई है मैंने माँ जी। चिंगारी दीदी, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माँ, आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है इनका बस। चिंगारी, आज तक मैं उस कुत्ते के लिए रोती रही, लेकिन आज के बाद नहीं रोऊंगी मैं। नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे। हाँ, नफरत करूंगी उससे, नफरत करूंगी उससे मैं। ज्योति बेटा, मजा आ गया, खाना बहुत बढ़िया बनाया तुमने। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ये खाना बनाया है, दाल में कितना नमक है, और ये चावल देख कैसे बनाए तूने। तुझे खाना बनाने नहीं आता? अरे मायके वालों ने कुछ सिखाया है या नहीं? अरे कम से कम तुझे खाना बनाना तो सिखा देते। अरे सुनीता जी, खाना तो अच्छा बनाया है इसने। अरे चिंगारी जी, आप एक मिनट रुकिए। हैं? तुझे मेहमान की इज्जत करनी नहीं आती है? ऐसा खाना खिलाते हैं मेहमान को? अरे माँ, चिंगारी दीदी सामने बैठी, क्या कर रही हो आप? रहने दो ना, क्यों सुना रही हो बेचारी को? बुरा लग रहा है उसे। तू चुप कर, जोरू का गुलाम कहीं का। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। सुनीता जी, मैं आपको बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आपकी बहू के सामने मैंने कुछ बोला नहीं। ये क्या तरीका अपनी बहू से बात करने का है? एक बात बताइए, जब आप खुद अपनी बहू की इज्जत नहीं करेंगी तो आपकी इज्जत क्या करेगी? बोलिए ना, ये कोई तरीका है क्या? घर में आए मेहमान के सामने बहू को सुना दिया। चिंगारी जी, इसकी शादी को ना 3 साल हो गए और अभी तक इसे खाना बनाने नहीं आया। अरे ऐसी बहुओं को ना अगर सर पे चढ़ा लो ना तो ये किसी काम की नहीं रहती है, इन्हें तो पैर के नीचे दबा के रखना चाहिए। बस सुनीता जी बस, आप जैसी सास की जो मानसिकता होती है ना, वही घर में कलेश छटकाना बनती है। बहुओं को जब पैर की जूती समझेंगे तो सिर का ताज कहाँ से बन पाएंगे? बताइए ना। अरे बहुओं को तो प्यार से रखा जाता है, बेटी की तरह रखा जाता है, दिल में रखा जाता है, लेकिन आप सिर्फ जूती के नीचे रखेंगी तो आपको इज्जत नहीं देगी। 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत उतारेगी वो, समझे? इज्जत पाने के लिए ना सबसे पहले इज्जत देना पड़ता है। अरे ये तो उसकी शराफत थी जो उसने मेरे सामने आपको जवाब दे दिया। याद रखना, अगर आपकी ऐसी आदत रही ना तो 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत भी यही उतारेगी। फिर आप ढिंढोरा पीटते रहना तो मेरी बहू ऐसे आगे घर में कलेश कर दिया, घर को बांट दिया। देखिए सुनीता जी, इज्जत चाहिए ना तो सबसे पहले बड़ों को इज्जत देना पड़ता है छोटों को, तभी छोटे बड़ों को इज्जत देते हैं। और एक बात बताइए, आपकी खुद की भी बेटी है ना जिसके अगले साल शादी है, अगर जाके वो ससुराल में इसी तरीके से करेगी तो आप क्या करेंगी? जब उसकी सास इस तरीके से व्यवहार करेगी तो अपनी बेटी की बात मानेंगी ना, हैं? फिर आप उसके सास से लड़ना शुरू कर देंगे, बेटी को घर बुला लेंगे, तलाक करवा देंगी। देखिए लोग कहते हैं ना कि बहुएं घर तोड़ती है, बहुएं घर नहीं तोड़ती। सबसे पहले सास घर में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती है तभी बहुएं मजबूर होकर जाकर उसका अपना भांडा फोड़ती है। देखिए सुनीता जी, जब इंसान रोज एक ही काम करता है ना तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो ही जाती हैं। कभी नमक ज़्यादा होगा, कभी तेल ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको 4 लोगों के बीच में सुनाना शुरू कर देंगे। उसने मेहनत से ही कम से कम 1.5-2 घंटे लगाए ना खाना बनाने में, उसने जानबूझ को तो नमक ज़्यादा कम नहीं किया ना, है? देखिए बहू को जब प्यार से रखेंगी ना तो बहू बेटी बन के रहेगी, लेकिन बहू को अगर पैरों के नीचे दबा के रखेंगी ना, आजकल की बहुएं नहीं है कि सुन लेंगी। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं मिश्रा जी के यहाँ गई थी, वहाँ पे उनकी बहू ना चाय लेके आई थी।
मिश्रा जी की वाइफ को चाय दी। जैसे वो चाय देने गई, चाय का कप नीचे गिर गया, टूट गया। बहू घबरा गई, क्या पता सास मेरे को डांटेंगी मारेंगी। उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली। पता उनकी सास ने क्या बोला? अरे बेटा, तेरे से कप नहीं गिरा है, वो तो मैं ठीक से नहीं पकड़ पाई इसलिए कप गिर गया। इसका मतलब समझी? गलती करने वाला नहीं, गलती को माफ़ करने वाला बड़ा होता है। और घर परिवार ऐसे ही चलता है। छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करेंगी ना, घर परिवार बहुत अच्छे से रहेगा। और छोटी छोटी चीज़ों पर ड्रामा करेंगी ना, घर नहीं चल पाएगा अच्छे से। समझी इस बात को? चिंगारी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मैं क्या करूं? मेरी सास ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था और मेरे पति ने कभी इस बारे में आवाज़ ही नहीं उठाई। एग्जैक्टली माँ, पापा ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए आप दादी के सारे जुल्म सहती रही। और कहीं ना कहीं यही हाल मेरा भी है। जब तक आप मेरी बीवी को घर की चार दीवारी में कुछ भी बोलती थी, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे। लेकिन आज जब मेहमानों के सामने आपने बोला तो मुझे लगा कि मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन आपने मेरी आवाज़ दबा दी। माँ, अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठाना गुलामी नहीं, प्यार कहलाता है। और वो बेचारी किसके भरोसे आई है अपना परिवार छोड़ के? मेरे भरोसे आई है ना। तो माँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी बीवी आपको अपनी सास नहीं, अपनी माँ बनाना चाहती है। आप उसे एक मौका देकर देखिए, अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर देखिए। फिर देखिए इस घर में कितनी खुशियाँ आ जाएंगी। ये लीजिए पानी। बहू, तूने कुछ खाया? नहीं माँ जी, आज सोमवार है ना, तो सोमवार का व्रत रहता है मेरा। अरे, तेरा व्रत है, चल जा तू आराम कर, ये सब मैं देख लूंगी। हाँ, और हाँ, आज के बाद ना तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और मुझे अपनी सास नहीं, अपनी माँ समझना। हाँ, जा तू आराम कर। ठीक है माँ जी। हाँ सुनीता जी, जब सास अपनी बहू को बेटी मानने लग जाएगी ना, तो देखिएगा हर बहुएं अपनी सास को मां मानना शुरू कर देंगी। ठीक है, चलिए अब खाना खाइए। और बेटा सत्यम, अच्छा हुआ जो तूने अपनी आवाज़ उठाई। अगर आवाज़ नहीं उठाता ना, तो ज़िंदगी भर इस तरीके से घुट घुट के रहता और तेरी माँ बदलती नहीं खुद को। और इंस्पेक्टर, डंडा नीचे रख। तू जानता नहीं है मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और अगर चिंगारी भड़क गई ना, तेरा पूरा खानदान जल के राख हो जाएगा, समझा? ओए, तेरी जैसी चिंगारी को जुत्ती से बुझाती हूँ मैं। सीमा पटेल नाम है मेरा। ए चिंगारी, जब जेल में तेरा तेल निकाला जाएगा ना, जब तुझे पता चलेगा। शायद तुझे सिद्धांत कश्यप के सिद्धांतों के बारे में नहीं पता। एक बार थाने चल, जब तुझे पता चलेगा कि सिद्धांत कश्यप क्या है, समझ गई? ओए सिद्धांतवादी, तूने क्या सोचा? ये हथकड़ी तूने लगाई है? अगर तू ऐसा सोच रहा है ना, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि चिंगारी की मर्जी के बिना ना, चिंगारी को कोई छू भी नहीं सकता। बड़ा घमंड है तुझे अपने ऊपर। सीमा पटेल नाम है मेरा। तेरी जैसियों की नाक में नकेल डालना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? अब आए ना असली मुद्दे पर। और सुन, मैंने तेरे सारे गुनाहों की लिस्ट बनाकर ना अपने थाने में चिपका रखी है। एक बार थाने चल, मैं तुझे एक एक कर कर तेरे सारे गुनाह गिनवाऊंगा। अगर मैंने चुपचाप ये हथकड़ी लगवा ली ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप थाने चली जाऊंगी। पहले ये बता, किस जुर्म में गिरफ्तार किया है मुझे? पूरी 25 एफआईआर दर्ज है तेरे खिलाफ। जिन जिन को तूने मारा है ना, और जिनके तूने हाथ पैर तोड़े, उन सब ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई है थाने में, समझ गई ना? अब तेरी सारी दादागिरी निकलने वाली है। सीधी तरह चल रही है या फिर पुलिस ये हथकंडा अपनाऊं मैं? अगर पुलिस ये हथकंडे पे आ गई ना, तो तू अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। तू क्या सोच रहा है इंस्पेक्टर? तू चिंगारी को थाने ले जा पाएगा? चिंगारी को चाहने वाले हजारों लाखों में हैं। रास्ता जाम हो जाएगा, फोर्स बुलानी पड़ेगी रास्ता खुलवाने के लिए। सिद्धांत सर, यो चिंगारी तो नेताओं की भाषा में बात कर रही है हमसे। इसकी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। एक बार थाने तो चलने दे इसे, वहीं तेल निकालूंगा तेरा। चल। और इंस्पेक्टर, मेरी बात सुन ले, उसके बाद तू जहां बोलेगा ना, वहां ये चिंगारी जाएगी। और मैंने उन हरामियों के हाथ पांव क्यों तोड़े हैं ना,
अगर तेरी बहन, बेटी या फिर बीबी को कोई हरामजादा छेड़े या फिर उसके साथ मनमानी करे तो तू क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? उसके हाथ पांव तोड़ेगा या फिर पूजा की थाली लेके आरती उतारेगा उसकी? कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैं तेरी आरती उतार रहा हूं। बोल, मारेगा या फिर आरती उतारेगा? कानून किस लिए बना है? कानून से सजा दिलवाऊंगा उसको। वाह वाह इंस्पेक्टर, कानून और कानून के रखवाले। जहां पे वारदात होती है ना, वहां ना तो कानून होता है और ना ही कोई कानून का डर और ना ही कोई कानून का रखवाला। वहां पे होती है डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई लड़की और हवस से भरे सुअर हराम के पिल्ले। उन लोगों को सजा दिलाने के बजाय मैं उन लोगों को यह बोलती कि भैया रुक जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाके पुलिस बुला के लाती हूँ, तब तक मेरा इंतजार करो। नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। वही चीर फाड़ के फैसला कर देती हूँ, इंतजार नहीं करती मैं किसी का, समझे? शायद तुझे कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है चिंगारी। कानून की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है ये चिंगारी। कानून एक मकर जाल की तरह है जिसमें सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं और बड़े जानवर उस कानूनी मकर जाल को तहस नहस करके निकल जाते हैं। और किस कानून की बात कर रहा है इंस्पेक्टर तू? इंस्पेक्टर, बलात्कार की शिकार लड़की जब मर जाती है ना तो पोस्टमार्टम में उसका शरीर को चीर फाड़ दिया जाता है और वहीं पर अगर उसको कर्मी को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए ना तो उसे पूरा इलाज दिया जाता है, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है और फिर शुरू होता है ये कानूनी नाटक जो कि 10-15 साल लगा ही देता है। और उस बीच में उस शर्मनाक घटना को याद करके लड़की के माँ बाप पल पल रोते हैं, तड़पते हैं। इंस्पेक्टर सिद्धांत कश्यप जिस कानून की बात कर रहा है ना, अगर वो कानून सही तरीके से जांच करवाए तो आधे से ज्यादा बेकसूर जेल में बंद मिलेंगे और कसूरवार बाहर घूम रहे होंगे। इसलिए चिंगारी ने अपनी अदालत बना रखी है, अपना कानून बना रखा है और चिंगारी की अदालत में तारीख नहीं सजा मिलती है, वो भी सजा ऑन द स्पॉट। चिंगारी मरने से नहीं डरती और ना ही मारने से डरती है, चिंगारी सिर्फ डरती है तो हारने से डरती है, समझा? सीमा, मुझे लगता है कि हम किसी गलत घर में आ गए। ये चिंगारी का घर नहीं है, चलो यहां से। सही कह रहे हैं सर आप। मैंने भी किसी से सुना था कि चिंगारी इंदौर चली गई है अपनी गुरु माँ के पास। तुमने एकदम सही सुना, चिंगारी इंदौर में ही है। चलो। अरे दीदी आप, और ये किसे ले आया हो? अरे ये नासपीटा पूरी रात मेरे गेट पे रो रहा था। और तुझे पता है ना, मेरा कोई ठिकाना तो है नहीं, कभी मैं यहाँ हूँ कभी कहाँ हूँ, तो मैं तो इसको पाल नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी कि तुम लोग पाल लो इसको, तुम लोग का मन भी लगा रहेगा और सबसे बड़ी बात तो भाव का दिल लगा रहेगा इससे। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी आप, और वैसे भी ना रेखा को कुत्ते बहुत पसंद है। हाँ मैं पाल लूंगा इसको, कितना प्यारा है। अच्छे से ख्याल रखियो इसका। हाँ दीदी। ठीक है ना? हाँ चल मैं चलती हूँ, कहीं जाना भी है काम से। ठीक है दीदी। थैंक यू दीदी। अरे थैंक यू क्या बात है, बस इसका ध्यान रखियो तो। ठीक है। चल ठीक है। हाँ। रेखा रेखा स्माइल। चलो मीनू। हेलो, हाँ, यहाँ कैसे? क्या हो रहा है यहाँ पर? दीदी कुछ नहीं, बस पिकनिक मनाने आए हो क्या? हैं? और ये फावड़ा कैसे? वो पौधा ढूंढ रहे थे दवाई के लिए। अच्छा, मुझे बता देते, मैं ऑनलाइन मंगा देती। राजेश, मैं ऑनलाइन मंगा लूंगी। हाँ चलो चल चल।
हाँ, क्या हुआ? कैसे उदास बैठे हो? मिल गया पौधा? हाँ? देखो, ऐसे मुंह बना के बैठने से कुछ नहीं होगा। सब पता है मुझे। उस कुत्ते को दफनाने गए थे ना, उस जानवर को। जानवर नहीं है वो, मेरा बेटा है वो, हमारा फैमिली मेंबर था। अच्छा, जान था वो। एक कुत्ते से इतना लगाव हो गया, और जो तुम्हारे पापा तुम दोनों को कितनी बार समझा चुके हैं कि किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लो, वो भी तुम लोगों की अपनी बन के रहेगी, तो तुम लोग क्या बोलते थे? पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात? एक्चुअली हम लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, करनी भी चाहिए। लेकिन पापा, मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला कि ये मां नहीं बन सकती। क्या? क्यों? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? कौन सा डॉक्टर है ये? सेक्टर 62 वाला एम कुमार। नहीं, नथिंग डूइंग। बेटा तू घबरा रही, हम सेकंड ओपिनियन लेंगे, थर्ड ओपिनियन लेंगे। क्या ये कोई तरीका थोड़ा है? पापा, मैं शहर के टॉप 10 डॉक्टरों के पास जा चुका हूँ, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अरे कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी भाई। पापा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बेटिया देख, पहली बात तो ये है कि तुम लोगों को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी देख सकता हूँ, तुम्हें पता है, तुम लोगों को उदास नहीं देख सकता हूँ भाई। एक आइडिया है मेरे माइंड में, अगर तुम लोग मानो तो बोलूं। हाँ हाँ पापा, बोलिए ना। मेरा दिल है कि हम क्यों ना किसी गरीब की एक नवजात बच्ची गोद ले लें। देखो देखो, वो क्या है ना, एक तो आजकल भी, आज के टाइम पे भी कितने ही जाने लोग हैं ऐसे जो बच्चियों को, बेटियों को बोझ मांगते हैं। तो एक तो किसी गरीब का बोझ हम बांट लेंगे भाई, है ना, और दूसरा वैसे ही इतने बच्चे हमारे देश में पैदा हो गए, इतनी पॉपुलेशन है, तो इसी बहाने हम शायद हो सकता है देश की कुछ सेवा कर सके, है ना। और घर में आएगी बिटिया तो लक्ष्मी आएगी भाई। पर पापा, गैर का बच्चा गैर का ही होता है। एक मिनट बेटा, वो कहने को तो दूसरे का है ना, नवजात बच्चा ले रहे हैं हम, वो हमारे घर में आएगी बिटिया, छोटी सी बिटिया, तो उसका धर्म क्या, वो तो हमारा ही धर्म उसका धर्म है, और फिर वो दूसरे की काम, वो तो हमारी हो जाएगी ना बेटा। पापा, अपना खून अपना होता है, और गैर के बच्चे से हम कैसे प्यार कर पाएंगे, लगाव कैसे होगा? कैसे प्यार हो सकता है, कैसे ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब ये मेरी बिटिया, ये देखो, ए बच्ची, है कोई खून का रिश्ता तेरा मेरा? पर मैं चीख मारता हूं तो तू तड़प जाती है, और तू 5 मिनट लेट हो जा ऑफिस से तो मैं कैसे तड़पता हूं। अभी 4 साल नहीं हुए तुम्हारी शादी, ऐसे ही वो नवजात, अरे क्या, ये दिल का लगाव है बेटे, ये हमारी सोच है। देखो भाई, ऐसा है, मैं तो सिर्फ सलाह दे सकता हूं। अब तुम लोग पढ़े लिखे हो, सेल्फ रिलायंट हो, जो डिसीजन लेना चाहो बेटे, तुम्हारी इच्छा है। सोच के बताएंगे पापा। हाँ चिंगारी, बताओ।
जवाब दो। मेरी बात सुनो, किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लोगे ना, उसका भी घर परिवार खुश हो जाएगा, क्योंकि वही इंसान होगा जो अपनी बच्ची को नहीं पाल पाएगा ना, वही किसी अनाथ आश्रम में छोड़ गया होगा। और तुम लोगों से परवरिश दोगे ना, अपने पास से लेके आओगे, वो तुम्हारी अपनी बन के रहेगी। तुम लोगों को माँ बाप कहने का सुख देगी वो, तुम लोग उसके लिए जीना शुरू कर दोगे। अब वो भाऊ, उसका भी मन लगेगा, बुढ़ापे का सहारा हो जाएगी वो। लेकिन तुम लोगों को ये बात तो समझ नहीं आती। क्या है, अगर तुम दोनों में कमियां हैं, अगर तू मां नहीं बन सकती तो क्या बच्चे का सुख नहीं ले सकती क्या तू? क्या एक ही तरीका है क्या? वो भी तो किसी की बच्ची होगी ना। और नवजात बच्ची की बात चल रही है, 2-4 दिन की किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लो, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है क्या? जब एक कुत्ते से लगाव हो सकता है ना, तो वो तो इंसान की बच्ची होगी बेटा, उससे ज्यादा लगाव हो जाएगा। हाँ, कहां चला? अभी बात तुझे समझ नहीं आ रही क्या? चलिए दीदी, कहां चलूं? आप मुझे गाइड करिए। हम बच्चे अडॉप्ट करेंगे। पापा नहीं है यहाँ पे, मैं उनको सरप्राइज दूंगा। ये तूने बात बहुत अच्छी बोली, बहुत सही फैसला लिया तूने। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। ये कहावत सही करके तू दिखाएगा, समझा? चल चल। भाऊ ठीक बोलता है कि चिंगारी, ये दुनिया नंगी नहीं है, नजरें नंगी है, नजरें। आ गए आप? लाइट क्या हो गया? तकलीफ ज्यादा है क्या? कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ मत, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। क्या साला, क्या क्या समझा था मैंने उसे, बाप के समान समझा था। जी चिंगारी, दीदी बोलता था मैं से। ये लो पानी पियो। तो नहीं चाहिए था। अरे पी लो पानी। सुनो, चोट में दर्द ज्यादा है तो किसी दूसरे डॉक्टर को बुला दूं? जो चोट आज लगी ना मुझे, उसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। दूसरी चोट लग गई है क्या? अरे नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं है मोहल्ले में कैसे कैसी बातें चल रही है? बातें चल रही? मैं कुछ समझी नहीं। सब लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। और अभी वो रवि मिला था मुझे, उसने बताया कि वो जो हम जिसे दीदी दीदी बोलते हैं ना, चिंगारी, उसके मुंह से एक एक निकला शब्द ना आशीर्वाद की तरह समझता था मैं। और वो ऐसे ही निकलेगी मैंने सोचा भी नहीं था। और ये अंकल, पड़ोसी अंकल, अपने बाप के समान समझा था मैंने उन्हें। और दोनों के बीच शायद कुछ गलतफहमी हुई हो, ऐसा ना हो? गलतफहमी नहीं है, सब लोग मोहल्ले में बात कर रहे हैं। आज के बाद दरवाजा खुला मत रखना, कभी अंदर मत बुलाना उन्हें, समझी? और हाँ, छोटू को कभी भी खिलाने आए ना, गोद में मांगे, देने की जरूरत नहीं है, समझी? पुट्ठा खड़ूस, क्या क्या सोचा था मैंने उसके बारे में। अरे उससे बात करके ना मुझे अपने पापा की याद आती थी, तसल्ली मिलती थी दिल को कि चलो पापा पास नहीं तो कम से कम ये अंकल तो हैं। तू क्यों आई है? तू? अबे तू कब से मेरी सहेली बन गई है? दीदी से सीधा तू। ज्यादा रिश्तेदारी दिखाने की जरूरत नहीं है। छोटू के होने पे आई थी ना, मिल गया ना शगुन, फिर अब क्या काम है? वो अरशद है ना, अरे तेरा खसम, चोट लगी है ना उसको। ये भाऊ है ना मेरा, उसने दवाई भिजवाई है।
50-60 किलोमीटर दूर जाके लेके आई हूं मैं। ले लगा दियो, चुटकी में सही हो जाएगा उसका दर्द। हाँ ठीक है, कितने पैसे हुए बता? पैसे? तू मुझे पैसे देगी चिंगारी को? अरे तू बोल तो चिंगारी तेरा घर पूरे पैसे से भर देगी। कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, अब जा। चल ठीक है, खुश रहो तुम दोनों। बढ़िया है, सारी असलियत पता है मुझे। असलियत? अरे जा ना। अब क्या है? अरे मेन चीज तो देना भूल ही गई थी मैं तुझे। क्या जरूरी सामान? अरे वो भाऊ है ना, भाऊ ने ये भी भिजवाया है। क्या है ये? अरे मेरा भाऊ बोल रहा था ना कि दोनों बच्चे हैं, अभी माँ बाप के साथ रहते नहीं है, और उसके लल्ला का पहला अक्षय तृतीया है, तो ये भी दे देना। पहना दियो उसको। नहीं चाहिए, रख ले। निकल यहां से। अच्छे से जानता हूं मैं, तू और वो खड़ूस अंकल वो पार्किंग वाले पार्क में क्या गुलछर्रे उड़ाते हो तुम। ओए, मुझसे क्या पूछ रही है? जाके मोहल्ले वालों से पूछ कि तुम दोनों क्या गुलछर्रे उड़ाते हो पार्क में। पार्क के कोने में? वो तो अरे भाऊ, क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हैं? बता। अरे मैं ठीक हूँ भाई, मैं ठीक हूँ। तू कहाँ थी? अरे भाऊ आने में देरी हो गई ना। आने में और तेरा फोन क्यों नहीं चल रहा? अरे भाऊ फोन ऑफ हो गया और ऊपर से ये नेटवर्क, क्या करूं? अच्छा बता, तूने क्यों बुलाया मेरे को? नेटवर्क, बैटरी, बहाने, जब चाहिए होगा तब नहीं मिलेगी। अरे भाऊ वो सब छोड़ना, देख मैं आ गई ना। तू बता, कोई दिक्कत परेशानी है क्या तुझे? दिक्कत कोई नहीं है। अरे चिंगारी सुन ना, मेरा एक छोटा सा काम करेगी? अरे तू मेरा भाऊ है, तेरा सब काम करेगी रे, बोल ना। वो मेरी बगल में जो रहते ना, वो अरशद और मीनू। अरे हाँ, वो दोनों बड़े प्यारे बच्चे हैं वो। हाँ बहुत प्यारे हैं। वो क्या है ना, वो परसों अरशद अपने ऑफिस से जब आ रहा था ना, तो मैंने देखा वो लंगड़ा के चल रहा था। तो मैंने उसे पूछा, तो वो कहीं बेचारा अपने ऑफिस की सीढ़ी से गिर गया था, तो उसकी काफी गुम चोट आई है रे। और कल भी मैंने देखा तो वो लंगड़ा ही रहा था। तू एक काम करना, वो जो अपने हकीम जी है ना, याद है तेरे को, वो जहाँ से मैं एक बार तेल लाया था? अच्छा हाँ हाँ याद है, जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर रहते हैं। हाँ यार तुझे पता ही है आजकल का काम कैसे चल रहा है। कुछ तो करना चाहिए ना भाई, करना चाहिए ना तेरे को। अबे यार ये क्या हो रहा है? तभी तो चिंगारी, क्या है ना, मेरी आज तबीयत थोड़ी ऐसी ही है। तू मेरा काम करना, तू वहां से हकीम जी के पास जाके मेरा नाम ले और उसके लिए तेल ला दे। रही वो बेचारा कहाँ जाएगा, उसको देखियो, वो तेल से एकदम से आराम मिलेगा बच्चे को। चिंता मत कर, मैं अपने भाव काम बिल्कुल करेगी। सुन, अरे भाव पैसे की जरूरत क्या है, मैं ले आएगी रे। क्या चल रहा है ये भाई? ओ यार ये पैसे भी दिए जा रहे हैं, देख। हाँ भाई सच कह रहा तू, कुछ तो झोल है भाई लोगों में, देख रहा है हाथ भी फेरे जा रहे हैं। मैं बड़ा हूं ना, ये रख। तू मानता नहीं है रे भाव। और एक प्यारा सा काम हो रहा है। हाँ बोल, मैं वो भी कर देगी, तू बोल। देख क्या है ना चिंगारी, आज अक्षय तृतीया है। हाँ और वही अरशद और मीनू के एक 2 महीने का बच्चा भी है, प्यारा सा। मुझे याद है रे भाऊ, बधाई देने मैं ही तो गई थी। हाँ तो अक्षय तृतीया पे ना बच्चे के लिए कुछ लाते हैं। अब उनके माँ बाप तो उनके साथ रहते नहीं, अब पता नहीं उनको इस बात की समझ है या नहीं है। मुझे उनको देखकर ऐसे लगता है वो भी तो अपने बच्चे ही है ना। तो वो छोटू के लिए ना तो कुछ भी छोटा सा कुछ ले आएंगे। तू चिंता मत कर रे भाऊ, मैं उस बच्चे के लिए भी कुछ ले आएगी। बेटा उनको तेल के साथ वो भी देती है। भाऊ एक बात बता, तेल तक तो ठीक है, लेकिन तू ये बच्चे का सामान तो खुद भी दे सकता है ना। दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे। भाई पूरी दाल काली है। यार तू देख रहा है ग्लो कैसे कर रहा है, देख। हाँ सही कह रहा भाई, सही कह रहा है। बहन की आँख इसकी, ऐसे भी कान चलते हैं क्या? सच कह रहा है भाई। और तू छोड़, हटा यार, चल छोड़, मैं सब नहीं पढ़ा, चल 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 छोड़ छोड़ छोड़। भाऊ एक बात बोलूं मैं तुझे, तू रिटायर तो हो गया, लेकिन तूने समाज के बारे में सोचना बिल्कुल बंद नहीं किया।
अरे किसी घर में कौन बीमार है, किसी घर में राशन पहुंचा कि नहीं, किसी घर बच्चा हुआ है, ये सब में तू लगा रहता है। क्या कहूं मैं तुझे। चिंगारी अब अपने तो पास में है नहीं, तो ये आस पड़ोस भी तो अपने ही होते हैं, ये मोहल्ला ही भी तो मेरा अपना है, और फिर तू है ना। अब चिंगारी जैसी समाज सेविका को अपनी बहन बनाया है, तो और क्या करूंगा। चल अब तू ज्यादा सेंटी मत हो, ठीक है, घर जा, ठीक है, ख्याल रख अपना। एक नंबर का पागल है भाऊ, कहता था दोनों बच्चे अच्छे घर के हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सोच देखो अनपढ़ों से भी कहीं गुजरी। भाऊ है मेरा वो, बाप जैसा है, बड़ा भाई मानती हूं मैं और छोटी बहन मानता है मुझे, समझे। ये तेरा खसम है ना, इसके पैर में चोट लगी थी तो उसने बोला जाके 50-60 किलोमीटर दूर एक हकीम रहता है, उसके यहाँ से दवाई लेके आ जा, लगा लेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और तेरे बच्चे के लिए ये शगुन भेजा था कि तुम लोगों को पता नहीं होगा कि अक्षय तृतीया है, और तुम लोग छी छी। भाऊ ठीक बोलता है कि चिंगारी ये दुनिया नंगी नहीं है, नजरें नंगी है, नजरें। और ये दुनिया छोटी नहीं है, ये सोच छोटी है, सोच। चल रहे। चिंगारी दीदी, जिस किरदार का रूप लेकर तुम इतना रो रहे हो, सोचो हमारे दिल पे क्या बीतती होगी, हमें कैसा लगता होगा। हमने तो इस किरदार में जन्म लिया है। दीदी क्या सोच रही हो आप? इस आदमी ने मुझे एक धर्म संकट में डाल दिया यार। कैसा धर्म संकट दीदी? पहलवान, जिन चीजों के मैं खिलाफ हूं ना, वही मुझे करना पड़ रहा है। ये जो रेड लाइट पर नकली किन्नर घूम के जो लोगों से पैसे हट रहे हैं ना, उनके खिलाफ लड़ती हूँ, लेकिन मैं उसको मना नहीं कर पा रही। क्यों नहीं दीदी मना किया उसको? पहलवान, चिंगारी के सामने ऐसी स्थिति आ गई है ना कि अगर एक तरफ रुई हो दूसरी तरफ भूसा, और चिंगारी जिसको भी हाथ लगाएगी उसमें आग लग जाएगी, ऐसी स्थिति हो गई है मेरी। दीदी सीधे सीधे बात करो ना, क्या रुई क्या भूसा, और मेरे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ। ये उम्र के इस पड़ाव में है जहां पे उसे काम मिलना इतना आसान नहीं है, और बिना पैसों के या तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा या तो अपने बीवी बच्चों के, और ये गुनाह मैं अपने सिर पे नहीं लेना चाहती। और अगर मैं उसे हाँ बोलती हूँ ना, तो बेरोजगार जो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं ना, उन्हें किन्नर का चोला पहन के लोगों से भीख मांगने की आदत लग जाएगी, और ये दोष भी मैं अपने सिर पे नहीं लूंगी। मैंने उसकी आंखों में लाचारी और बेबसी देखी है, और वही लाचारी बेबसी उसके बीवी बच्चों की आंखों में भी देखा मैंने। दीदी इसका मतलब उसके घर गई थी? नहीं, घर नहीं गई थी, बाजार में मिली थी मैं उससे। बेटा ऐसे उदास नहीं होते, मैंने बोला ना मैं दिला दूंगी, क्यों टेंशन लेता है? अरे विशु, विशु मेरी बात तो सुन बेटा, क्यों जिद करता है? विशु, विशु बेटा मेरी बात तो सुन। बेटा ऐसे जिद नहीं करते हैं, मैंने बोला ना मैं तुझे कपड़े दिला दूंगी। पापा का नाम लेकर कब तक बेवकूफ बनाओगे? अब 1 साल से यही बोल रहे हो। बेटा इस बार पक्का बोल दूंगी, और इस बार पक्का तेरे कपड़े भी आ जाएंगे, ठीक है? रुक, मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। पापा को फोन करने से क्या फायदा होगा? कौन सा वो मुझे दिला देंगे? हेलो, कब तक बच्चे के सामने मेरा मजाक बनवाते रहेंगे? अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैंने आपसे शादी क्यों की। बस मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ, बस 2 मिनट, तुम वेट करो, मैं पहुँच रहा हूँ। आ रहे हैं पापा। अब तो मैं आ ही गया, नाराज क्यों हो रहा है?
आने से भी क्या होगा? अब हर बार की तरह मार्केट ले जाओगे और झूठ बोलोगे, ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा, और फिर घर ले जाओगे। अब ऐसा नहीं होगा, तू जो बोलेगा वो खिलाऊंगा, ठीक है? आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? नौकरी लगी मेरी और एडवांस भी मिला है, और अभी मैं ट्रायल पे हूँ, बहुत जल्दी परमानेंट हो जाऊंगा, टेंशन ना लो। ये तो बहुत खुशी की बात है। देखा, मैं नहीं कहती थी, भगवान एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। और सुन लिया उन्होंने। चलो चलते हैं। चलते हैं। चल। अब तो खुश हो बेटी? हाँ पापा, बहुत खुश हूँ। बेटा थैंक यू बोलो पापा को। थैंक यू पापा। आई लव यू बेटा। टेंशन नहीं लेना, अब सब ठीक हो जाएगा, कल फिर शॉपिंग कराऊंगा। चलो। देखा दीदी, आपसे वो झूठ बोल रहा था, जब नौकरी नहीं थी पैसा कहाँ से आ गया उसके पास? मैंने दिए थे पैसे और मैंने ही बोला था ऐसे बोलने के लिए, और मैं खुद उस परिवार को अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लेकिन पहलवान मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बहुत परेशान हो गई हूं। सच में दीदी, ऐसी परेशानी आपके सामने कभी नहीं आई है। अच्छा ये बता, राहुल आ गया? हाँ दीदी, वो तैयार हो रहा है। अच्छा सुन, मैं तुझे एक काम बता रही हूँ, और जैसे ऐसा बोलूँ ना वैसे ही करना है तुझे। ठीक है दीदी, मैं समझ गया। जिस किरदार का रूप लेके तुम इतना रो रहे हो, हमारे बारे में सोचो, हमारे दिल पे क्या बीतती होगी। हमने तो इस किरदार में जन्म लिया है। देखो, दुनिया की निगाहें कभी हमें हीन भावना से देखती है, तो कभी हमारे ऊपर हंसती है, तो कभी हमें देख के हमारा मजाक उड़ाती है। अरे तुम्हारे पास तो अपना दर्द बयां करने के लिए आंसू होते हैं, लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं होता। अरे हम अपने दर्द को अपने हंसी ठहाकों से निकालते हैं, और ये दुनिया वाले ये सोचते हैं कि हम बहुत खुश हैं, सारी खुशियां हमारी जिंदगी में, लेकिन हमारी खुशियों के पीछे का दर्द ये दुनिया समझ नहीं पाती। ये दोहरी मानसिकता वाली दुनिया हमें शगुन के कामों में तो अपना लेती है, लेकिन बाहरी मेल मिलाप और लोगों से बातचीत ये इनको बर्दाश्त नहीं हो पाता। अरे जब ये समाज वालों ने मुझे नहीं अपनाया, तो तुम क्या सोच रहे हो? ये किन्नर का चोला पहन लोगे तो बर्दाश्त कर पाओगे समाज को? कभी नहीं। अरे समाज वालों की तो छोड़ो, ये तुम्हारे यार दोस्त मित्र परिवार वाले, वो कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और तुम्हें पता है, तुम भले उनके लिए कमाओगे, उन्हें खिलाओगे, लेकिन वो भी हराम की कमाई लगेगी। अभी भी वक्त है, मान जाओ। नहीं दीदी नहीं, कल जब मैं अपने परिवार की आंखों में वो खुशी देखा, वो देखने के लिए मैं तरस गया था दीदी, मैं तरस गया था। मुझे मत रोको दीदी, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको दीदी। इन खुशियों को मैंने आंसुओं और दुखों का सैलाब बनते बहुत देखा है। अभी भी वक्त है, मान जा तू, मान जा। दीदी मुझे मत रोको दीदी, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको दीदी। ठीक है, अगर तूने ठान लिया है ना, तो जी मेरी जिंदगी। हम किन्नरों की जिंदगी क्या होती है ना बेटा, तुझे 2 दिन में समझ आ जाएगा। और तू खुद ये चोला उतार के फेंक जाएगा। ये बात को तू गांठ बांध के रख लेना।
तब की तब देखेंगे। दीदी दीदी दीदी। तो कहने का नाम जिंदगी है, लेकिन जीने के लिए हमें कदम कदम पे मरना पड़ता है। मैं राहुल बोल रहा हूँ। राहुल कौन? वही जिसे आपने अपना नंबर दिया था। आप एक बार सड़क पर बेहोश पड़ी हुई थी। पी लो, पानी पी लो, आप पानी पी। अब ठीक हो? आप आराम से जाना घर पे, ठीक है? रिलैक्स करो। सुनो, मेरा नंबर लेके जाओ। मैं आपका नंबर लेकर क्या करूंगा? तुमने जो इंसानियत दिखाई है ना, उससे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। और रही बात मेरा नंबर लेके क्या करोगे, तो कहने का नाम जिंदगी है, पर कदम कदम पे खुद को मारना पड़ता है खुद को जीने के लिए। ले लो नंबर। चिंगारी। शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ हाँ, पहचान लिया। कैसे याद आ गई तुम्हें मेरी आज? याद है आपको, आपने कहा था जीने के लिए कदम कदम पर मरना पड़ेगा। हाँ, तो तुम क्या मार रहे हो? अस्तित्व। मैं अपने अस्तित्व को खत्म करना चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या मिलेंगी आप? हाँ। थैंक यू। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बोल रहे हो तुम? मुझे अपना परिवार चलाने के लिए और कोई रास्ता नहीं दिखता। प्लीज प्लीज मुझे करने दो ये काम। किन्नर बनकर हैं? इतना आसान नहीं है ये सब। तुम्हें पता है जब हम किन्नर लोग मरते हैं ना, तो हमें जूते चप्पलों से मारते हुए शमशान घाट ले जाया जाता है, ताकि दोबारा इस योनि में जन्म ना ले। और तू जानबूझ के इस आग में कूदना चाहता है, इस दलदल में फंसना चाहता है। दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, सोच लेना इस बात को। जीने तो अब भी नहीं दे रही है। एक मर्द होके परिवार नहीं चला पा रहा हूं। ना मर्दी का खिताब तो पहले से दे रखा है। क्या फर्क पड़ता है, एक लिबास ही तो पहनना है। ये लिबास पहनना इतना आसान नहीं है बेटा। जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कोई छक्का, कोई हिजड़ा, कोई छमिया, कोई ताली बजाने वाला बोलता है, तो ऐसे लगता है कि हमारी जिंदगी एक मजाक बन के रह गई है। अरे बाहर से तन मर्द का और अंदर से मन औरत का। जब लोग हमें नफरत भरी निगाहों से देखते हैं ना, तो वो मंजर तो तुमने देखा भी नहीं होगा। इसलिए मत कर ये सब, झेल नहीं पाएगा तू। और तुझे जितने पैसे की जरूरत है ना, मैं मदद करूंगी जब तक तेरी नौकरी नहीं लग जाती। और जब तेरी नौकरी लग जाए तो तू मुझे उधार वापस कर देना। उधार और भीख में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, जो लौटा दिया जाए वो उधार, जो ना लौटाया जाए वो भीख। और ये दूर दूर तक नहीं लगता कि मैं वापस कर पाऊंगा। फिर ये भी तो एक भीख हुआ ना। अपना परिवार चलाने के लिए मैंने लोगों को देखा है औरतों को कपड़े उतारते हुए। पहला इंसान देख रही हूं जो अपना परिवार चलाने के लिए खुद औरतों को कपड़े पहनना चाहता है। पर जब ये दुनिया तुम्हारी इज्जत के कपड़े फाड़ेगी, तो तुम्हारी हालत किन्नर से भी बदतर होगी, किन्नर से भी बदतर।